हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा जो कक्षा 8 है उसके मॉडल पेपर हमने सॉल्व करके अपने चैनल पे डाल रखे हैं। उसी कड़ी में आज हम डालने जा रहे हैं विषय गणित का प्रथम मॉडल पेपर। छात्रों, ये मॉडल पेपर आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को जो बोर्ड पैटर्न है वो सही ढंग से समझ में आए। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइमिंग लगता है उनको कंप्लीट करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ आप समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। तो बच्चों, योज्य प्रतिलोम लिखते समय हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और जो संख्या है वो सेम टू सेम आ जाती है। तो यहाँ जो उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। 3x बराबर 21 में x का मान होगा। तो बिल्कुल सीधा समीकरण है, यहाँ हम देख लेते हैं। 3x बराबर 21, तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 21/3 बराबर 7। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक समीकरण में हम नॉर्मली जो x स्क्वायर वैल्यू लेते हैं और x स्क्वायर में जो x की घात होती है वो 2 होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, ये कोई चतुर्भुज ले लेते हैं और इसके जो आमने सामने की जो रेखा है, यहाँ देखिए जो शीर्ष हैं इसके, तो यहाँ ये तो कहलाएंगे विकर्ण। ये तो विकर्ण कहलाएंगे। यहाँ विकर्ण ऑप्शन दे रखा है, ये आप सही कर देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम, ये अपने पास कोई समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं आमने सामने की, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी सही। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखने के लिए हम चारों ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2025, तो यहाँ लास्ट में आ रहा है 25, तो ये 25 है, ये 5 का वर्ग है। 441 ये 21 का है और जो 81 है वो 9 का है। तो केवल 79 ही ऐसी संख्या बच गई जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने की लगभग संभावना ऐसे प्रश्नों की ही रहती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 किस संख्या की आ सकता है। जो 9 है, तो 9 का जो वर्ग है 81 होता है, तो 1 आ सकता है इसके। बाकी भी हम चेक करेंगे। 82 दे रखे हैं, तो 2 दूना 4, इसके 4 है, 2 दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अगले में तीसरे में 7 है, तो यहाँ 7 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 7 49 होते हैं, 9 आता है लास्ट में। और 123, तो इसमें 3 में भी 9 आएगा। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा
109 वाला वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ, अगला जो प्रश्न है 120 का 80% कितना होगा, तो इसकी गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 80 लिख लेंगे, उसके बाद में बटा में 100 लगा देंगे और 120 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल और ये इससे ये कैंसिल, तो 12 अठे 96 यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये 8/25 कोणात्मक प्रतिलोम का है वो -8। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे यहाँ होता है 180 डिग्री। ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक हम यदि निकालना चाहें तो ये यहाँ पर जो मूल बिंदु है 0 और जिससे दर्शाते हैं, तो इधर से भी 0 और इधर से भी 0, तो 0/0, ये यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 6xy तथा 4x² का गुणनफल है। तो ये गुणनफल हम देखते हैं। तो जो प्रश्न है 6xy गुणा 4x², तो बिल्कुल साधारण है, 6 चौका 24 आ जाएंगे। 24 अक्ष की यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अक्ष की 3 आ जाएगी और y ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 5/6 इंटू 4 बार जोड़ रखा है, तो इसकी घात हम 4 कर देंगे। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, ये सही उत्तर उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रखा है a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर यहाँ होता है a² - 2ab + b², जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में 2 अंकों की संख्या ab को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या ab है, तो यहाँ बोर्ड पे देखिए ab यहाँ दिखाई गई है। यहाँ इकाई की संख्या तो b है और दहाई की संख्या a है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो दहाई की संख्या को 10 से गुणा कर देंगे और उसमें इकाई की संख्या हम जोड़ देंगे। तो 10 गुणा a इंटू b या फिर 10a + b हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन है ए का वो सही हो जाएगा, ए का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 15/16 XYZ में 9 XYZ का गुणांक है। तो यहाँ पर ये जो 9 है ये मिसप्रिंट लग रहा है हमको। यहाँ पर ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये जो व्यंजक दे रखा है हमारे पास, इसमें XYZ का गुणांक कितना है। तो XYZ का गुणांक यहाँ 15/16 है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो समीकरण होते हैं, समीकरणों के बीच में हमेशा किसका चिन्ह होता है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ होता है। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या, वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होती है वो सम ही होती है, विषम कभी नहीं होती है। उसके बाद में ब्याज का संयोजन कैसा हो कि दर आधी हो जाए। तो यहाँ ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हम कर देंगे तो दर हमारी आधी हो जाएगी। उसके बाद में चौथा खाली स्थान है 2/8 x की घात 4 का गुणांक है। तो x की घात 4 का गुणांक यहाँ आ जाएगा 2/8। उसके बाद अगला प्रश्न है किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0 है तो वो संख्या विभाज्य होगी। तो छात्रों यहाँ इकाई का संख्या
शून्य है, तो देखिए मान लेते हैं कि इकाई का अंक शून्य है। एक का उदाहरण ले लेते हैं, एक के आगे जीरो है, तो ये संख्या है तो ये 5 से विभाजित होगी और खुद अपने आप से भी विभाजित होगी, तो 5 और 10 से ये विभाजित होगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है सरल कीजिए। सोलह की घात -1 इंटू 5 की घात 3 और ये 2 की घात 4 नीचे दे रखा है, तो इसको जैसे ही हम सरल करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ 16 की घात -1 है गुणा 5 की घात 3 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और ये हो जाएगा -1, ये -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 4 करने से ये हो जाएगा, इसके आधार समान हो जाएगा और ये जो संख्या है ये यहाँ 2 की घात 4 लिखा गया है अशुद्धि से, ये 4 है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा आधार समान होने के कारण, तो 4 - 4 हो जाएगा और 4 - 4 होने के कारण इसकी जो घात है वो शून्य रह जाएगी, ये घात यहाँ शून्य हो जाएगी और शून्य जिसकी घात होती है उसका मान होता है 1 और यहाँ 5 की घात 3 है, तो इसका मतलब होता है 125। तो 1 गुणा 125 बराबर 125 यहाँ उत्तर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ हमको ध्यान रखना ये होगा कि यदि आधार समान हो तो घात है वो माइनस हो जाती है यदि भाग के रूप में हो तो। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 भाग 4 की घात 3, तो घातांक के रूप में इसको लिखना है। इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में जो 4 की घात 3 है, ऊपर भी 4 की घात 3 है, नीचे भी 4 की घात 3 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4 की घात 4 बच जाएगी। तो 4 की घात 4 का मतलब होता है 256। ये आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। ये जो सॉल्यूशन है इसका 5x/6, 7x/6 और 1x/6, तो यहाँ इसके लघुत्तम ले लेंगे हम। लघुत्तम आ जाएंगे 6 के, तीनों का हर है वो 6 संख्या है, तो यहाँ 6 लघुत्तम आ जाएगा और 5x प्लस 7x प्लस 1x बराबर 13x/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न हमारे पास है 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है बच्चों। तो 1:4 का मतलब होता है 1/4 हम इसको लिख सकते हैं और 1/4 को 100 से गुणा हम कर देंगे तो ये भिन्न है, ये हमारी प्रतिशत में बदल जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1:4 इसको हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4 को गुणा कर लेंगे 100 से, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा और इसको 25% हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करते हैं तो हमको ध्यान है कि जो 3-3 के जोड़े होते हैं वो हम बनाते हैं। जो संख्या जोड़े में आती है उसको हम लिख लेते हैं। यदि घन संख्या होगी तो सारी की सारी संख्याएं जोड़े में आएगी। देखिए किस प्रकार से इसका हल होगा। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 8000 सबसे पहले हमने वर्गमूल निकालने के लिए लिख दिए। 2 का जैसे ही भाग दिया तो 4 आ गए। उसके बाद में 2 का भाग दोबारा दिया, दोबारा 2000 आ गए। फिर 2 का भाग दिया 1000 आ गए। फिर 2 का दिया तो 500 आ गए।
उसके बाद में दोबारा 2 का भाग दिया तो 250 आ गए, 250 के में 2 का भाग दिया, सॉरी 250 में हम 2 का नहीं दे सकते क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो 25 पंजो 125 होते हैं और यहाँ 5 रह जाते हैं। तो छात्रों यहाँ देखिए 3 के जो जोड़े हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें से 1 2 यहाँ से ले लिया हमने। दूसरा जो जोड़ा है हमारा ये है, तो दूसरा हमने यहाँ से ले लिया, और तीसरा जो जोड़ा है ये हमारा 5 है। तो टोटल यहाँ 2 दूना 4 और 4 पंजो 20 यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। यदि हम 20 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको 8000 मिल जाएगा। ये सवाल कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। अंकित बोले तो छूट गई, क्या बोले थे? अगला प्रश्न हमारे पास है 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो छात्रों 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 42 को 42 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो देखते हैं हम। कोई जरूरत करें आप, तो यहाँ जो 42 है हम 42 यहाँ लिख लेंगे 42 इंटू 42, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 1764 प्राप्त होंगे। ये ही 42 की वर्ग संख्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है आयत की परिभाषा दीजिए। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आयत की वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लेते हैं मैंने आयत बना लिया ए बी सी और डी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और जो प्रत्येक कोण है इसका कोण ए बी सी डी ये 90 डिग्री है। तो इस प्रकार की जो आकृति है ये एक प्रकार का बहुभुज होता है, इसको हम आयत कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 हैं। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये आप देख पा रहे हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, n-2 इंटू 180। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर पंचभुज के लिए जो n का मान है n बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ n की जगह हम 5 रख देंगे, तब हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180, ये आ गया टोटल 540 डिग्री। तो जो बहुभुज है पंच बहुभुज, इसमें चारों जो 500 जो कोण हैं उनका योग आ गया अपने पास 540 डिग्री। अब देखिए 540 डिग्री आ गया, तो प्रत्येक कोण का यदि मान निकालना है हमको, तो इस 540 में हम भुजाएं हमारे पास 5 है, तो इसमें हम 5 का भाग और दे देंगे तो 108 डिग्री आ गया। तो यहाँ कोण ए बी सी डी ई इसका मान हो गया 108 डिग्री। ये सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। 2x - 3 बराबर x + 2 को हल करना है। तो हल करने के लिए ये एक समीकरण है। समीकरण हम किस प्रकार से हल करते हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2x - 3 बराबर x + 2, तो इनका हम पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण कैसे करते हैं, x की वैल्यू है वो एक तरफ ले जाएंगे और अंकीय जो वैल्यू है वो हम एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x और x एक समान है, तो यहाँ 2x - x ये यहाँ प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x में से 1x कम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ रह जाएगा 2, ये जो 3 है ये इधर माइनस का है तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 5 यहाँ आ जाएंगे, 2x में से 1 जाएगा तो हमारे पास x शेष रह जाएगा। तो ये समीकरण इस प्रकार से आपको करना है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 12। -2/3 गुणा 3 4/5 गुणा 6/5
16। तो इसको हल करना है हमको, तो हल हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेना आप सभी को आता होगा, या हम बता देते हैं लघुत्तम कैसे लेते हैं। देखिए लघुत्तम हमको लेना है यहाँ 3, 5 और 16 का। तो ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 16 पंजों 80, 80 तिया 8 तिया 24, 240 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस इस प्रकार होगा कि 240 हमारे पास यहाँ लघुत्तम आ गया। तो लघुत्तम आने के बाद में जो जोड़ की प्रक्रिया करते हैं वैसे ही होगी, सेम टू सेम। तो 240 में 3 का भाग गया 80 बार, 80 दूना 160, तो माइनस के 160 आ गए, और ये 202 आ गए, और ये 90 आ गए। उसके बाद में माइनस का 160 है, इसको घटा दिया, और हमारे पास में ये उत्तर आ। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो इसको हल करने के लिए हम संख्या रेखा पे चलते हैं। देखिए संख्या रेखा पे हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो दाईं साइड है यहाँ हम इससे प्रकार से चलते हैं। 0 है, 1 है, 2 है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 1 यहाँ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी हमारे पास 3/2। दूसरी परिमेय संख्या हमारी होगी जो 3/2 हमने ज्ञात करी है, और 2 के बीच की हम ज्ञात कर लेंगे। तो 3/2 + 2, इसको जोड़ने के पश्चात हमारे पास 7/4 आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेंगे 0 और 1/2 जो हमारे पास है उसकी परिमेय संख्या। तो 0 और 1/2 की 0.5 या 1/2 यहाँ आ जाएगी। उसके पश्चात हम ज्ञात करते हैं 5वीं। तो 5वीं परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 3/2 + 7/4, ये लघुत्तम 4 आ जाएंगे। 6 + 7, 13/4/2, तो मतलब 13/8 हमारी परिमेय संख्या 5वीं हो जाएगी। ये आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक बिल्कुल ही साधारण तरीका है कि पास वाली दोनों संख्याओं को आप जोड़ के 2 का भाग दे दे, तो उसके बीच की परिमेय संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है 3.02, तो ये प्रिंटिंग में कुछ अशुद्धि है इसलिए सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। 15वां प्रश्न है 8x - 3/3x = 2। इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 8x - 3/3x = 2। तो यहाँ 2 के नीचे हम 1 कर लेंगे, और इसका वज्र गुणन हम कर देंगे। तो यहाँ पर जो 8x - 3 1 से गुणा हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, और 3x को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो व्यंजक आ जाएगा वो आ जाएगा 8x - 3 = 6x। उसके पश्चात जो 6x है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 8x की तरफ आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x = 3 आ जाएंगे। उसके पश्चात x का मान यदि हम निकालना चाहें तो x का मान यहाँ आ जाएगा 3/2। ये समीकरण का हल होगा। अगला प्रश्न हमारे पास 16 नंबर का, समांतर चतुर्भुज ABCD में x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। छात्रों रेखा गणित का प्रश्न है, बिल्कुल साधारण प्रश्न है। तो देखिए इसका हम किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 16 नंबर के प्रश्न में एक हमारे पास
चतुर्भुज है जिसका नाम हमने रख दिया है ए बी सी और डी, ये हमने इसका नाम रख दिया है। तो हम क्या करेंगे शुरू में कि यहाँ जो 100 डिग्री का दे रखा है कोण बी, तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पहली बात तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यदि दूसरा नियम लगाना चाहें तो जो कोण बी है और कोण सी है, ये दोनों एक रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं छात्रों? रेखिक कोण युग्म वे कोण होते हैं जो एक ही रेखा के ऊपर बने होते हैं और इनका योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यह हम देख पा रहे हैं कोण ABC और कोण BCD, ये वाला और ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ हमको 100 दे रखा है और ये 180 है, तो यहाँ हमारे पास कोण अक्ष है उसका नाम आ जाता है, उसका मान आएगा 80 डिग्री। ठीक है। चाहे तो हम कोण जो D है हमारा उसको भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि ये भी रेखिक कोण युग्म हो जाएगा, एक ही रेखा पे बनेगा, इसलिए ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। या फिर ऐसे कहते हैं कि जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये भी 100 हो जाएगा। उसके पश्चात इसका जो सम्मुख कोण है वो Z हो जाएगा, तो वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो हम कोई सा भी नियम लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 252 से गुणा करने पर वह क्या बन जाती है? पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो छात्रों यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? 252 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। और चूंकि यहाँ पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमको जोड़े बनाने पड़ेंगे दो दो के। चलिए ये काम हम किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 252 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में मेरे को जो प्राप्त हुआ है वो 2 गुणा 2 ये जोड़े में है, 3 गुणा 3 ये भी जोड़े में है, और 7 ये जोड़े में नहीं है। तो हम 7 ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसको हम 252 से गुणा कर दे तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जो 1764 है वो 42 का वर्गमूल है। यहाँ मैंने वर्गमूल निकाल के दे रखा है, ये देखिए आप, जो 42 का वर्गमूल है 1764 ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं छात्रों किस प्रकार से इस प्रश्न को हम करेंगे। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने जोड़े बनाए थे 2-2 के, और घनमूल ज्ञात करने के लिए हम जोड़े बनाएंगे 3-3 के। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 512 में 2 का भाग दिया 256 आए, फिर उसमें 2 का दिया 128 आए, फिर उसमें 2 का भाग दिया 64 आए, उसमें 2 का भाग दिया 32 आए, और इस तरीके से हम भाग देते चले गए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट काम है घनमूल निकालने के लिए, यहाँ मैंने 3-3 के जोड़े बनाए हैं, ये आप देखिए। उसके बाद में 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर मेरे पास आ गया 8। तो 8 का जो घन है वो होता है 512, तो ये घनमूल हो गया 8। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर ए और बी एक अंक है। तो छात्रों इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हम ध्यान रखेंगे इकाई की संख्या और दहाई की संख्या, उनका ध्यान हम यहाँ रखेंगे। तो किस प्रकार से उत्तर होगा देखिए, यहाँ हमने इसको सोल्व किया है 3a और यहाँ जोड़ने हैं 25। तो हम यहाँ जानते हैं कि 5 में हम क्या जोड़ें, 5 में हम क्या जोड़ें कि हमको 2 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि 5 में 7 जोड़ देते हैं, तो जो हासिल की 2 आ जाती है और 1 है वो हम इस संख्या को दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ हमने 2 लिख लिए। उसके पश्चात ए का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद में जो
3 और 1 4 हो जाएंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो बी का मान यहाँ पर आएगा 6। तो इस प्रकार से इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ए बराबर 7 और बी बराबर 6 यहाँ हमको मिल जाएंगे। अगला सवाल है 20 का, एक स्कूटर 4200 रुपये में खरीदा गया, 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद में स्कूटर का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो छात्रों यहाँ अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी, तो यहाँ पर 8% वार्षिक हम इसमें कम कर देंगे और उसके बाद में जो स्कूटर का मूल्य आएगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं सवाल किस प्रकार से हल होगा। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा गया था उसका जो वर्तमान मूल्य है वो 42,000 रुपये है। उसके पश्चात जो अवमूल्यन की दर है वो 8% है, मतलब वार्षिक है। समय 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का कुल मूल्य यहाँ हम निकालेंगे। तो A इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर 42,000 तो अमाउंट आ गया, 1 माइनस 8/100, तो यहाँ पर जो आएगा इसको हम सरल कर लेंगे, 8/100 को 2/25 आ जाएगा और 42,000 इंटू 27/25 करके ये 38,640 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। जो स्कूटर का जो मूल्य है वो 38,000 रुपये, 38,640 रुपये आ जाएगा। इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज का वो माइनस में लेना है। दर है अपनी 8% रहेगी और इस प्रकार से हम इस सवाल को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद में आयु 56 वर्ष हो जाएगी, तो बताओ वर्तमान आयु क्या है। यहाँ हम वर्तमान आयु को मान लेंगे अक्ष, मान लेते हैं वर्तमान आयु अक्ष है और उसके पश्चात हम इसको सॉल्व करेंगे। अक्ष मानने के पश्चात अनुपात दे रखा है यहाँ 5:7, तो राहुल की आ जाएगी 5 अक्ष और हारून की आ जाएगी 7 अक्ष। सबसे पहले हमको ये मानना है, उसके बाद में प्रश्न के हिसाब से हम चलेंगे तो 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु और हारून की आयु का जो योग है वो हो जाता है 56। तो हम जोड़ देंगे, क्योंकि राहुल की आयु यहाँ 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष + 4 वर्ष इस पर जोड़ दिए क्योंकि 4 वर्ष बाद की बता रखी है, और 7 अक्ष में भी 4 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 7 और 5 12 अक्ष ही आ जाएंगे और 4 और 4 8 ही आ जाएंगे, तो 12 अक्ष + 8 बराबर 56 यहाँ आएंगे। उसके बाद में जो 8 है इसका पक्षांतरण करेंगे तो 56 में से माइनस हो जाएंगे और 12 अक्ष बराबर 48, अक्ष बराबर हम यहाँ 4 प्राप्त कर लेंगे। अक्ष बराबर जैसे ही 4 प्राप्त करेंगे जो राहुल की आयु है हमने मान रखी है 5 अक्ष, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगी, और हारून की आयु जो मान रखी है हमने 7 अक्ष, तो ये 28 आ जाएगी। ये दोनों की आयु हमको प्राप्त हो जाएगी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, सरल करना है a⁻2 + 5 b⁻3 + 3 + 5, तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। दोनों कोष्टक में संख्याएं जो दी गई है उनको बारी बारी से हम गुणा कर लेंगे और उसके बाद में इसको सरल हम करेंगे। देखिए ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, a⁻2 + 5 b⁻2 + 3, तो शुरुआत में हम गुणा कर लेंगे a² को b² से, तो a² × b² हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद में a² को गुणा करेंगे 3 से, तो a² 3 आ जाएगा। अब बारी आती है 5 की, तो 5 को गुणा कर लेंगे b² से, तो 5b² हो जाएगा।
और फिर गुणा करेंगे 5 को 3 से, तो 5 या 15 हो जाएगा। ये हमने कोष्टक है वो पूरा सॉल्व कर लिया है। ये कोष्टक के बाहर 5 बचे हैं। अब हम इसको सिस्टम से लिख देंगे। जैसे यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर 3, तो जो अंकीय संख्या है वो नॉर्मली पहले आती है, इसको हम लिख देंगे 3a स्क्वायर। ये हमारी पहले सलीके से लिखी हुई है 5b स्क्वायर, और 15 और 5 को हम जोड़ देंगे तो ये 20 आ जाएंगे। बाकी इनमें कोई सा भी जो चर है वो जुड़ने लायक नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है घातांक वाली प्रश्नावली से। यहाँ दे रखा है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 की घात -1, और ये जो सबसे पहले तो हम इसकी -1 की जो घात है उसको प्लस करेंगे। उसको प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है ये इसको उलट देंगे। तो ये देखिए 3/1 हो गई, ये 4/1 हो गई। माइनस का चिन्ह पहले से है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो 1 की पावर यदि माइनस में हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/m। ये m जो पावर है माइनस में है, तो ये हम उल्टा इस पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में 3 की घात 1 है और 4 की घात 1 है, तो जिसकी घात 1 है तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, 3 - 4 हो जाएगा, और -1 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है -4 की घात 5 में भाग देना है -4 की घात 8 का। तो सेम पोजीशन वही है, वैसे ही होगा ये सवाल भी। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले जो घात है वो हमारी सेम है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। बटे में यदि घात हो तो वो माइनस हो जाती है, 5 में से 8 जाएगी तो माइनस की 3 रह जाएगी। अब ये जो माइनस की 3 घात है इसको हम प्लस की बनाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इतनी ही हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा 24 का लास्ट सवाल है इस पेपर का। तो उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों का एक आलेख बनाना है। तो छात्रों हम बिंदु आलेख भी बना सकते हैं, इसका दंड आलेख भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 2500 रुपये का जो वार्षिक ब्याज है वो 200 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए जो साधारण ब्याज है वो हम ले लेंगे एक तरफ, और जो जमा धन है वो हम ले लेंगे एक तरफ, और ये जो बिंदु है वो हम शो करते जाएंगे। हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। पैमाना हम मान लेंगे 1 इकाई बराबर 1000 रुपये। ये हमारा ग्राफ हो गया। इससे संबंधित यदि प्रश्न है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो छात्रों ये गणित का पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में दूसरा मॉडल पेपर आएगा गणित का, और हम इंग्लिश के मॉडल पेपर भी बनवा रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करें, जिससे कि हम आपका जो अभ्यास है बोर्ड परीक्षा का उसमें आपकी कुछ मदद कर पाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियोज़ है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।